इनसे मिलिए। ये हैं भारत के पूर्व चीफ जस्टिस B.R. गवई। हाल ही में पूर्व हुए हैं और पूर्व होने के बाद अपूर्व होने की जंग में उतर गए हैं। हालांकि अपूर्व हो नहीं पाएंगे, कहें कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। और वो कंपटीशन है लंबी लंबी फेंकने का, अच्छी अच्छी बातें करने का, नैतिकता बघाड़ने का और अपने आप को सबसे अधिक उत्कृष्ट बताने का। हमारे विश्व गुरु ने अपने शासनकाल को अमृत काल का नाम दिया है, मगर इस अमृत काल में चौतरफा फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस और भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस B.R. गवई ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर आप लाहौट हो जाएंगे और लगेगा कि हुजूर जब पद पर रहे होंगे तब तो इन्होंने क्रांति ला दी होगी। तो साहब ने क्या क्या कहा है और क्या किया है, इन दोनों पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राष्ट्रीय सेठ अडानी की। अभी जो इंडिगो एयरलाइंस ने तबाही मचाई है, उसके पीछे भी लोग अडानी कनेक्शन निकाल कर लाए, यानी इसमें भी अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए त्राहिमाम मचाया गया है। यानी आपको तड़पा के, आपको भूखा मार के सेठ को लाभ पहुंचाने का खेल। क्या है ये आरोप, उसे भी देखेंगे। और सबसे जोरदार मामला तो हमारे विश्वगुरु का है। कहें कि विश्वगुरु खुद जोरदार है। उन्होंने फीता काटने का और फीता काटने में खर्चा करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। देसी भाषा में इसे घर फूंक तमाशा देख कह सकते हैं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व चीफ जस्टिस B.R. गवई की। पिछले महीने रिटायर हुए हैं। हुजूर जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तब भी इन्होंने बहुत सारी नैतिकता की बातें कही थी, संविधान और लोकतंत्र की बात करते थे। शपथ से पहले ही रिटायरमेंट के बाद कोई पद न लेने का दावा कर दिया। लोगों को लगा कि ये तो पुष्पा वाली स्टाइल में बोल रहे हैं, अपन झुकेगा नहीं ऐसे करके। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ और हुजूर ने पद संभाला तो पता चला कि इनके बोलने और करने में धरती आसमान का अंतर है। लोगों ने इनसे इसलिए भी उम्मीद पाल लिया था क्योंकि दलित समाज से आते हैं, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर दिखे। खुद को बार बार अम्बेडकरवादी बताते थे, हो सकता था कि उन्हीं बाबा साहेब के संविधान के लिए कुछ करें। कम से कम दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कुछ बड़ा होने की उम्मीद थी। मगर हुजूर के कार्यकाल में ही हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्वतः अपना जीवन समाप्त कर लिया। जातीय भेदभाव के कारण देश भर में दलितों के खिलाफ अत्याचार होता रहा कथित रूप से, और तो और भरी अदालत में इन्हीं के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया और हुजूर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये बातें तो अलग की हैं, मगर जिस वक्त में भारत के सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ करना था, हुजूर का पूरा कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो दिखेगा कि जितना करना था उसमें इन्होंने बहुत ही कम किया, लगभग न के बराबर। और तो और कुछ ऐसा भी कर दिया जिसका असर बहुत लंबे वक्त तक रहेगा। सब कुछ सत्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखा और सेठों के पक्ष में। न्यायपालिका में तमाम नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे। खुद इन्हीं के रिश्तेदार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जगह मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। इन्हीं की कलम से जगह मिली और भी तमाम ऐसे बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोगों को न्यायपालिका में बिठाया गया जो विवादास्पद रहे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, लगभग 56 जजों को दरकिनार करके, ये भी हमने आपको दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में मामलों के लिस्टिंग को लेकर भी सवाल उठे। धन्ना सेठों का केस जब पहुंचता था तो चुन चुन कर जज लगाए जाते थे, जबकि संबंधित मामले जिनके पास जाने चाहिए थे वहां नहीं भेजे गए। लोकतंत्र के महत्व के ज्यादातर मामलों को पूर्व चीफ जस्टिस B.R. गवई ने कुछ चुनिंदा जजों के पास भेजा। इतना ही नहीं, ऐसे तमाम मामले जो राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, जिनसे बीजेपी और भाजपाई सत्ता का जुड़ाव था, वो भी चुनिंदा जजों के पास भेजे गए। ये सारी चीजें हमने पूर्व में आपको दिखाया है। एक एक केस और एक एक मामला याद दिलाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आपको याद होगा सेठ अंबानी के बेटे का वंतारा वाला मामला। इस मामले को भी जिस जज के पास भेजना चाहिए था, जो रोस्टर में था, उन्हें ना भेजकर कुछ ऐसे जजों को दे दिया गया जिन्हें लेकर अपने आप में बहुत सारी चर्चाएं हैं। और ऐतिहासिक रूप से धन्ना सेठ के बेटे को हमेशा के लिए छूट मिल गई, सुरक्षा मिल गई और ऐतिहासिक समय में यानी 20-22 दिन के भीतर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट सार्वजनिक न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दे दी। हालांकि हमने पूर्व में हुजूर के बारे में यह भी बताया था कि इनके परिवार ने लगातार सत्ता का लाभ लिया है। इनके पिता कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में रहते हुए सबने सपरिवार लाभ लिया, तथा अब कहां से लाभ मिल रहा होगा बताने की जरूरत तो है नहीं। हुजूर के हाईकोर्ट में नियुक्ति से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक की पूरी कहानी हम पूर्व में बता चुके हैं।
अभी खाली याद दिला रहे हैं मोटा मोटी, और याद इसलिए दिला रहे हैं कि देश को अपने दूसरे दलित चीफ जस्टिस से जो उम्मीदें थीं, भारतीय संविधान और भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता को जो उम्मीदें थीं, उस पर इन्होंने बुरी तरह से पानी फेरा, और वो भी एकदम ठंडा वाला, एकदम चंद्रचूड़ स्टाइल में। हालांकि हमारी वो बात भी याद रखिए, गोगोई चंद्रचूड़ से लेकर गवई तक तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी देखने को मिलने वाली है। और पिक्चर के मुख्य कलाकार कौन हैं, हलवा पूड़ी वाले, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आज गवई साहब की बात इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हुजूर व्याख्यानों में गजब के लोकतांत्रिक हो गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर खूब अच्छी लंबी लंबी बातें कही। इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अपराधों में लंबी आपराधिक कार्यवाही मौलिक स्वतंत्रता को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही आरोपी बाद में बरी हो जाए। इन्होंने ये भी कहा कि प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, यानी यूं समझिए किसी पत्रकार ने, किसी नेता ने, किसी आम आदमी ने, किसी कार्यकर्ता ने कुछ बोला, कहा, उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो गया, सालों साल कार्यवाही चलती रही, बाद में वो बरी भी हो जाए तो जो प्रक्रिया थी वही उस व्यक्ति के लिए सजा बन गई। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है न्यायपालिका की। पुलिस सत्ता के हाथों में खेलती है तो सत्ता की विचारधारा के खिलाफ कोई भी होगा, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मगर इसी उत्पीड़न से बचाव के लिए तो न्यायपालिका है। हुजूर ने गोदी मीडिया वाले अर्नब गोस्वामी, स्वर्गीय विनोद दुआ और मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों को याद करते हुए ये सारी बातें कही। सवाल ये भी है कि क्या स्वर्गीय विनोद दुआ और मोहम्मद जुबैर के कार्यों की तुलना किसी भी रूप में अर्नब गोस्वामी जैसों से की जा सकती है, जो दिन रात देश में आग लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व चीफ जस्टिस ने रोमेश थापर 1950 सहित न्यायालय के तमाम ऐतिहासिक निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1962 में अदालत ने कहा था कि सरकार या उसकी नीतियों की कठोर आलोचना भी पूरी तरह से संरक्षित है, और केवल वही भाषण जो हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने या भड़काने की स्पष्ट और तत्काल प्रवृत्ति रखता है, उसी को राजद्रोह के रूप में दंडित किया जा सकता है। बात को समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा भाषण दिया, कुछ ऐसा बोला जिससे तुरंत हिंसा भड़क सकती है, सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती है, तभी राजद्रोह जैसे मामले हो सकते हैं। और इस फैसले में साफ साफ कहा गया था कि सरकार और उसकी नीतियों की कठोर आलोचना की जा सकती है, और इसको हमारा संविधान, हमारी अदालतें संरक्षण देती हैं। वैसे यही बातें अदालत भी बार बार कहती है, आज भी कहती है, मगर कहने और करने में बड़ा फर्क है जी। रिटायरमेंट के बाद गवाई साहब 1950 के और 1962 के फैसलों को याद कर रहे हैं कि सरकार की कठोर आलोचना की जा सकती है, उसमें राजद्रोह नहीं होता। मगर जब खुद पद पर थे तब इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को किस हद तक लागू होने दिया या संरक्षण दिया? आपको सिर्फ 2-3 मामले याद दिला देता हूं। हुजूर जब चीफ जस्टिस थे तभी पहलगाम की घटना हुई, बताया गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, पूरे देश में फिर नफरती चिंटू एक्टिव हो गए, और फिर सेना ने एक महिला सैन्य अधिकारी को आगे किया जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आती थी। इसे लेकर कुछ लोगों ने वाहवाही शुरू की तो प्रोफेसर महमूदाबाद ने देश की सच्चाई को सामने रखते हुए वही याद दिला दिया जो पिछले 10-11 साल से देश में हो रहा था, यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम। इसके बाद प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ जो किया गया वो सब इतिहास में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी हुई, अदालत ने जांच कमेटी बनाई, और एक फेसबुक पोस्ट की जांच में तमाम तरीके से तांडव मचाया गया। हमने भी सवाल किया कि आखिर प्रोफेसर महमूदाबाद ने ऐसी कौन सी भाषा में कौन सी अंग्रेजी लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के मिलार लोग समझ नहीं पाए और पुलिस के अधिकारी समझ लेंगे। एक तरफ प्रोफेसर महमूदाबाद को देश की सच्चाई सामने रखने पर इतना सब कुछ झेलना पड़ा, और दूसरी तरफ उसी पहलगाम मामले से संबंधित महिला सैन्य अधिकारी को मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने आतंकवादियों की बहन बुलाया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो एमपी हाईकोर्ट के एक जज ने हिम्मत दिखाते हुए एक्शन लेने का आदेश दिया। बाद में कथित रूप से उन जज साहब को भी ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन रोकने की सजा मिल गई। पिछले दिनों हमने विस्तार से यह भी दिखाया था, जबकि भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली और पूरे सिस्टम ने राहत दिया। पुलिस ने हाथ लगाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, कभी पूछताछ भी नहीं हुई। पिछली जो कहानी आई थी सामने, यानी एक आदमी सच बोल दे लेकिन उसका धर्म अलग था, वो मुसलमान था, तो पूरा सिस्टम खिलाफ हो गया। और दूसरी तरफ एक मुस्लिम सैन्य अधिकारी को भाजपा नेता गरिया दे, मगर वो चूंकि भाजपा में है तो पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। सवाल है कि प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बी आर गवई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भूल कैसे गए? उसी दौरान का मामला नेहा सिंह राठौर का भी है। इन्होंने भी सरकार की आलोचना की, प्रधानमंत्री से सवाल किया और उनके कर्म ही सामने रख दिए, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने जमानत देने से इनकार कर दिया, हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब आप जरा बताइए कि नेहा के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी, एफआईआर हो रही थी, तब भी गवई साहब चीफ जस्टिस थे, खुद को अम्बेडकरवादी बताते थे, उन्हें अम्बेडकर का नाम बार बार लेते हैं जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर भारतीय नागरिक को दिया।
अब सवाल यह है कि नेहा ने अपने वीडियो में ऐसा क्या बोला, ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जो अदालत और पुलिस या सिस्टम नहीं समझ पा रहा है और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल रही। तमाम अदालतें याचिका ठुकरा रही हैं। आखिर उन्होंने सरकार की आलोचना ही तो की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि सरकार की कठोर आलोचना संरक्षित है। तो कहां गया वो संरक्षण? आज चीफ जस्टिस को यानी पूर्व चीफ जस्टिस को ये सारी बातें याद आ रही हैं। जब पद पर थे तब उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए कितना काम किया, कितने फैसले दिए। एक तरफ सत्ता के आलोचकों को पुलिसिया और न्यायिक प्रक्रिया में इतना उलझा दिया जाता है कि उनका जीना दुभर हो जाता है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग और उनके पालतू लोग किसी भी हद तक नफरती भाषण दे सकते हैं, नफरती कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। तो क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो भाजपा से जुड़े हैं, जो सत्ता से जुड़े हैं? बाकी लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके लिए संविधान नहीं है? इस कार्यक्रम में पूर्व चीफ जस्टिस ने इंटरनेट को भी हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना और कहा कि अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट को बंद करना असंवैधानिक है। मगर सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए, छीनने के लिए कथित रूप से मोदी सत्ता ने लगातार प्रयास किया है। तो हुजूर ने पद पर रहते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कितना प्रयास किया? सरकार की आलोचना करने पर जो पालतू अधिकारी एफआईआर दर्ज करते हैं उनके खिलाफ कितने एक्शन हुए? जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो मिलेगा कि शून्य है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विश्वगुरु के अमृतकाल में सबने अपने आप को फेंकने के कंपटीशन में झोंक दिया है। काम भले एक पैसा का न हो, लेकिन भाषण इतना अच्छा मिलेगा कि सुनकर कोई भी ताली बजा दे, ठीक हमारे विश्वगुरु की तरह। अब जब विश्वगुरु की याद आ ही गई है तो बात पूरी कर लेते हैं। 8 नवंबर 2025 को यानी लगभग 1 महीना पहले हुजूर पहुंचे थे वाराणसी और यहां उन्होंने 4 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था, यानी झंडी दिखाया था। अब एक आरटीआई से पता चला है कि इस कार्यक्रम को करवाने में यानी प्रधानमंत्री से झंडी दिखवाने में पूर्वोत्तर रेलवे ने 3 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी मोटा मोटी 3.5 करोड़ मान लीजिए। और ये तो वो खर्चा है जो ऑफिशियली माना जा रहा है, बाकी न जाने कितना हुआ होगा। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव ने ये आंकड़े जुटाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार साल 2019 में 15 फरवरी को दिल्ली से वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाया था, तो इस उद्घाटन कार्यक्रम में सरकार ने 52 लाख रुपए खर्च किया था। अब 6 साल बाद वही झंडी दिखाने का खर्चा 6.5 गुना बढ़ गया है। अब आप पता लगाइए कि आपकी इनकम 6.5 गुना बढ़ गई। पिछले महीने प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 4 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई, यानी हर एक ट्रेन को झंडी दिखाने का खर्चा कितना? 84 लाख से भी ज्यादा। साल 2023 में चेन्नई से कोयम्बटूर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, इसमें भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च हुए। और तो और इस खर्च में 1 करोड़ खाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया गया। इस देश की जनता और खासकर वाराणसी की जनता बताए कि क्या उन्हें यह खर्च मंजूर है? सोचिए, हुजूर यदि दिल्ली में अपने आवास में बैठ के भी झंडी दिखा देते तब भी ट्रेनियां चलती कि नहीं चलती? और झंडी नहीं भी दिखाते तब भी ट्रेन चलाई जा सकती थी। मगर भला ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रेन चले, आपको कुछ मिले और साहब की फोटो ना बने? तो फिर ट्रेन चलाने का फायदा क्या हुआ? सोचिए, लगभग 3.5 करोड़ रुपए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने में खर्च हो जाता है। 3.5 करोड़ में तो न जाने कितनी बार ये ट्रेन मुफ्त में लोगों को यात्रा करवा सकती थी। सोचिए कि जिस देश में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, हजारों लोगों की मौत हो रही है, वहां की सरकार और रेलवे लोगों की जान की सुरक्षा में पैसा लगाने की बजाय प्रधानमंत्री से झंडी दिखवाने में करोड़ों रुपए फूंक रही है। यानी आपकी सुरक्षा के लिए पैसा नहीं है और हुजूर को हीरो दिखाने के लिए पैसा है। आम आदमी जब रेल दुर्घटना में मार दिया जाता है तो आरोप लगते हैं कि गिनती कम बताई जाती है, मौत को स्वीकारा ही नहीं जाता ताकि मुआवजा कम देना पड़े। मगर यहाँ करोड़ों रुपया किसी की फोटोबाजी के लिए उड़ाया जा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे बड़े बड़े अमृतकाल में ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं जी। अब शेर पाला है तो खर्च उठाना पड़ेगा। हुजूर से ज्यादा चौंकाने वाला मामला तो हुजूर के दोस्तवा का है। इधर देखिए, अभी इंडिगो एयरलाइंस का जो मामला चल रहा है जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। प्लेटफॉर्म पर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किसी का सामान नहीं मिल रहा, कोई घंटों घंटों से भूखा हुआ है। और इन सब के पीछे कारण बताया जा रहा है कि पायलट की कमी है, स्टाफ की कमी। लेकिन हाल ही में एक खबर सामने आई कि अडानी डिफेंस ने भारत की फ्लाइट ट्रेनिंग कंपनी FSDC का 820 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करके पायलट प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि यह संयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग है। 27 नवंबर को खबर आई थी कि अडानी ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने लगी और कैंसिल होने की खबरें आने लगी। चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या यह जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इसके पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दाम पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। याद है कि नहीं आपको?
बताया जाता था कि देश में 1 से 2 दिन का कोयला ही बचा है, इसके बाद तो अंधेरा छा जाएगा और इसका सीधा सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फार्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब मांग रहा है। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, वैसे भी देखते ही हैं कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां या फिर माफिया लोग पहले बीमारी फैलाते हैं, फिर उसकी दवा बनाते हैं और बेचते हैं, मोटा माल कमाते हैं। यानी पहले डिमांड क्रिएट करो, फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। कांग्रेस वैसा ही आरोप लगा रही है और अडानी सेठ के लिए तो हमारे विश्वगुरु किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हम सब ने देख लिया है। सेठ को बचाने और फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो सवाल वही है कि जैसे ही अडानी ग्रुप ने पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी को खरीदा, वैसे ही देश में अचानक पायलटों की कमी हो गई। क्या इन सब का कोई आपसी कनेक्शन है? वैसे अमृत काल में इस तरह की किसी भी बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और जिस तरह से गोदी मीडिया इस मामले में कवरेज कर रहा है, उससे संदेह और गहरा होता है। मैंने बार बार कहा है कि यदि जनता के किसी भी मुद्दे पर गोदी मीडिया बोलने लग जाए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरे दलिए काली है। कहीं ना कहीं सत्ता और सेठ का लाभ उससे जुड़ा हुआ है, जहां तक आम आदमी सोच भी नहीं पाता वहां तक। वैसे आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।